हाय एवरीवन, माय नेम इज काजल निकोसे और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी जो ऑक्सीजन है एंड CO2 है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा एटमॉस्फेयर से टिश्यू में और टिश्यू से CO2 कैसे एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो इसी का एक्सचेंज देखने वाले हैं और इसमें ही हमें देखना है उसके डिपेंडेंट, मतलब जो डिफ्यूज़न है किस चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले देखिए, जो डिफ्यूज़न है गैसेस का ये दो जगह पर होता है। डिफ्यूज़न एट टू प्लेस, दो जगह पर होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज बिटवीन एल्वियोलाई, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। बिटवीन एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हुआ, कैसे देखते हैं अभी, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा इरेगुलर वस्कुलराइज्ड एल्वियोलाई, दिस इज एल्वियोलाई, और यहाँ पर ये हाईली वस्कुलराइज्ड है, मतलब इसके आसपास क्या चल रही है, ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो यहाँ जो एनवायरनमेंट है यानी कि एटमॉस्फेयर से कंडक्टिंग पार्ट से होते हुए इस एक्सचेंज पार्ट तक यानी कि एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन आ गया है। अब ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई, उसको हमें ब्लड में लोड करके पूरे टिश्यू की ओर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ का जो ये ऑक्सीजन है एल्वियोलाई का, ये ब्लड में आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया हमारा ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब नाम ही है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें CO2 ज्यादा होगा। तो ये जो CO2 है डिफ्यूज्ड आउट होकर एल्वियोलाई में जाएगा एंड इसी एल्वियोलाई से कंडक्टिंग पार्ट से होते हुए एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट किया जाता है। तो ये था फर्स्ट डिफ्यूजन बिटवीन द एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन सेकंड डिफ्यूजन है बिटवीन oxygenated blood एंड टिश्यू, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेट होते होते हुए हमारे टिश्यू के पास आ गया, टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्लड वेसल। सो हियर दिस इज ब्लड वेसल है जिसमें अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और साथ ही में यहाँ पर है बॉडी के टिश्यू, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या जो ऑक्सीजन है ये लोड हो जाएगा टिश्यू में, तो सेलुलर एक्टिविटी होगी एंड इस एक्टिविटी के दौरान CO2 रिलीज आउट होता है जो कि हार्मफुल गैस है, तो उसको रिलीज आउट करना है। तो ये जो CO2 है डिफ्यूज्ड आउट होकर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चला जाएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया CO2, तो ये बन जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस एल्वियोलाई की पार्ट तरफ आएगा एंड उसका फिर से डिफ्यूजन होगा। तो ऐसे दो जगह पर डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ठीक है। अब डिफ्यूजन तो देख लिया, लेकिन ये किस चीज़ों पर डिपेंड है ये भी पता होना चाहिए। सो जो डिफ्यूजन है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है। डिफ्यूजन का मीनिंग ही है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन तीन चीजें, ठीक है। कौन सी होगी? सो हियर फर्स्ट वन इज पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हमने इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन देखा तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ताकि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तभी एटमॉस्फेयर से आएगा, क्योंकि हाई टू लो भेजना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज पार्शियल और द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकंड वन इज सोलुबिलिटी ऑफ गैस। ये हम किस में लोड करके भेजते हैं? ब्लड में। ब्लड में प्लाज्मा भी तो है, उसमें वाटर है, तो उसमें सोलुबल है कि नहीं गैस, इसके बारे में देखते हैं।
देन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस कैसी है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट बनाए, ये एक ए पार्ट है, दो डिब्बे रखे हुए हैं यहाँ, ठीक है, दिस इज ए पार्ट और दिस इज बी पार्ट। अब ये जो ए पार्ट है इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स है टोटल 10, 3 4 और यहाँ पर है 4 बना लिया लेट्स से। तो यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है और ए पार्ट में देखिए तो हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोनों जगह इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ए में, तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल है गैसेस के ये बी में डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। यानी कैसे होता है कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, देयरफॉर मोर द कॉन्सेंट्रेशन, more the gas diffusion, more the gas diffusion। यानी एक जगह पर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही डिफ्यूजन होता है। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन और जो डिफ्यूजन है ये कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसे डिफ्यूजन देखना है हमें फॉर गैसेस के लिए। डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन एंड CO2 इन दोनों का ही हमें एक्सचेंज आउट करवाना है, डिफ्यूजन करना है। तो ये कैसे होता है, ठीक है। सो बात करें ऑक्सीजन की तो ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, उसके बाद एल्वोलाई में है, उसके बाद ब्लड में। तो ऐसे जब जब हम एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन कम होते जाता है, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन की नीड है, इसीलिए हम एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तभी लेके टिश्यू को दे रहे होते हैं। सो यहाँ एल्वोलाई में, एल्वोलाई के बाद ब्लड और ब्लड से टिश्यू, ऐसे ही डिफ्यूजन होगा, ठीक है, ऐसे ही डिफ्यूजन होता है। साथ ही में बात करें CO2 की तो ये रिवर्स मैनर में चला जाएगा, टिश्यू में ज़्यादा है तो ये ब्लड में लोड कर देता है, ब्लड में ज़्यादा है, एल्वोलाई में कम है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है, तो ये एल्वोलाई में लोड कर दिया इसने, ठीक है। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर और द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द ऑक्सीजन एंड CO2। द नेक्स्ट वन इज सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। जैसे कोई भी चीज़ लिक्विड में सोल्यूबल होती है, लेकिन बात करें ऑयल की, वो सोल्यूबल होती है क्या, नहीं। कितना एक छोटा सा ड्रॉप भी डाल के देखो तो वो ऊपर ऊपर रहता है। तो वैसे ही हमारे जो गैस है ये हम प्लाज्मा में भी लोड करते हैं, तो कितना % सोल्यूबल है। सो जो दो गैस है अपनी O2 एंड CO2, इसमें से जो CO2 है, दिस CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल है देन ऑक्सीजन, मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा सोल्यूबल कौन है, CO2 है। इसीलिए देयरफॉर ये जो अपना ऑक्सीजन है ये 3% लोड होके जाता है इन प्लाज्मा, 3% इन प्लाज्मा डिसॉल्व होके जाएगा, 3% प्लाज्मा डिसॉल्व इन प्लाज्मा। एंड जो CO2 है ये 7% डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की क्या थी, प्लाज्मा की बात करें तो सॉरी जो CO2 है इसकी बात करें तो इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है प्लाज्मा में, इसीलिए ये 7% डिसॉल्व होके गया। ऑक्सीजन की कम थी तो ऑक्सीजन सिर्फ 3% डिसॉल्व होके गया है, ठीक है। यानी ये भी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो हियर मोर द solubility। So the third one is thickness of membrane। सो थिकनेस यानी कि जो डिफ्यूज़न होता है ये वॉल के थ्रू हो रहा है, क्रॉस करके जा रहे हैं, एल्वोलाई की जो वॉल है उसको क्रॉस करके जाना है, ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस करके जाना है, तो यही बनाते हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। सो हियर द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन, अ डिफ्यूज़न बाउंड्री फॉर्म बाय 3 लेयर्स से बनती है। सो फर्स्ट वन इज अवर एल्वोलाई है ये, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में है ब्लड वेसल। सो दिस इज
blood vessel and this is alveoli. ठीक है. सो जो ये हॉलो ऑर्गन है यानी इनसाइड देयर कैविटी इज प्रेजेंट. सो हियर जो इनर लाइनिंग है इट इज फॉर्म बाय सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम. ये हम टिश्यू में भी पढ़ते हैं. ठीक है. सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम जो कि एपिथेलियल टिश्यू है अपना, यहाँ उसका फ्लैटन न्यूक्लियस है. सो हियर फ्लैटन न्यूक्लियस. सो फर्स्ट लेयर इज फॉर्म बाय simple squamous epithelium of alveoli. alveoli के simple squamous epithelium. साथ ही में जो ये जो ब्लड वेसल है यहाँ 3 लेयर होती है. अब सबसे इनर के देखें सो इसे ही कहते हैं एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल एंड इट इज आल्सो फॉर्म बाय सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम. सो हियर एंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल की एंडोथेलियम. थर्ड हो गई. और इन दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत गैप दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो हियर इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो ये जो 3 लेयर है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, यही 3 बनाते हैं अपने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को. बात करें इनके थिकनेस की, सो हियर थिकनेस इज लेस दैन 1 mm. 1 mm से भी इनकी थिकनेस जो है वो कम होती है. 0.2 to 0.5 mm इनके बीच में दिखाई देती है और 1 mm से कम होती है. क्योंकि थिकनेस हमें क्या चाहिए, कम चाहिए. सो हियर लेस द थिकनेस मोर द डिफ्यूजन. कैसे समझो अभी. ये अपना बुक है. ठीक है. इस बुक में हमने पहले से एक पेज लिया. अब एक पेज लिया और मैं इस बुक के पेज को करना चाहती हूँ पेन से नोट. सो यहाँ पर देखो ये पेन का जो टिप है ये शार्प है तो इसने यहाँ से टिप कर दिया तो एक ही पेज था तो ये आर पार हो गया. लेकिन अगर मैं इसी पेन के टिप से इस पूरे बुक को ऐसे होल्ड करना चाहूँ तो नहीं हो रहा क्योंकि पेजेस बढ़ गए. पेजेस बढ़ने की वजह से थिकनेस बढ़ गई. अब ये तो शार्प था लेकिन जो गैस है ये तो उससे भी लाइटर है ना. अब ये इसको ही नहीं क्रॉस कर पाई तो गैस कैसे क्रॉस करेगी. ठीक है. सो थिकनेस कैसी चाहिए, कम चाहिए ताकि डिफ्यूज़न ज़्यादा हो. सो 3 फैक्टर देखे हमने तो उसमें का जो फर्स्ट 2 फैक्टर है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफ्यूज़न. एंड जो थिकनेस है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब अगर थिकनेस कम होगी तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज partial pressure of gases. Next topic is partial pressure. तो हम एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है. ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, कितने सारे गैसेस है. तो हमने यहाँ पर बनाया एटमॉस्फेयर. सो दिस इज ATM यानी कि एटमॉस्फेयर है. यहाँ पूरा ही बना देती. अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस है. कुछ ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे ऑक्सीजन है, कुछ यहाँ पर CO2 हो गए. ठीक है. कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर नाइट्रोजन के हैं. यानी डिफरेंट हमें गैसेस दिखाई दे रही. तो ये सभी क्या बनाते हैं, पार्शियल प्रेशर. तो ये मिक्सचर ऑफ गैस हो गई. तो इसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है, सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. सो हियर पार्शियल प्रेशर मीन्स contribution of individual gas in a mixture of gases. तो यहाँ मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें समझो ऑक्सीजन का कितना है, अपने CO2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर. सो हियर एटमॉस्फेयर का अगर टोटल प्रेशर देखें, सो हियर टोटल प्रेशर होता है
760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में इसको काउंट करते हैं। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्रेशर के बारे में जानना है, 2 गैसेस के बारे में। अब पार्शियल प्रेशर लिखना हो तो इसे लिखते कैसे है? जैसे ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये अपना ऑक्सीजन है एंड CO2, इनका हमें लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऐसे ही कहा जाता है। सो हियर इट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इसको डिनोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल। ये जो ऑक्सीजन है एंड CO2 है, इसके आगे स्मॉल लेटर में P लिखा जाता है। सो दिस इज रिटन एज स्मॉल p एंड O2, और इसको कंसिडर करते हैं, कहा जाता है एज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो इस पार्शियल प्रेशर देखिए ऑक्सीजन का इन एटमॉस्फेयर में, सो वो होता है अबाउट 159 mm ऑफ Hg एंड दिस CO2 इज 0.3 mm ऑफ Hg। देखो यहाँ पर CO2 का कितना कम है, CO2 का कम है, हमारे बॉडी में ज़्यादा है, इसीलिए तो हमारे बॉडी से हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करवाते हैं। सो ये हो गया अपना अबाउट द पार्शियल प्रेशर। देन पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन देखिए, अब देखते हैं उसका। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। सो ये लाइन होगी अपने बॉडी पार्ट की, दिस इज गैसेस। तो 2 गैसेस का देखना है, दिस ऑक्सीजन एंड CO2। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में यानी ATM, ये तो देख ही लिया है। अब एटमॉस्फेयर में सबसे पहले कहा जाता है ब्लड, सबसे पहले ऑक्सीजन जाता है एल्वियोलाई में, तो यहाँ एल्वियोलाई आ जाएगा। फर्दर एल्वियोलाई जो है ये ऑक्सीजन देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड को थोड़ी ना देगा, डीऑक्सीजनेटेड को देगा, तो फिर बन जाएगा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टिश्यू के पास, ठीक है। सो हियर इट इज टिश्यू। तो यहाँ हमें देखना है ऑक्सीजन कितना होता है एंड CO2। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देखें, सो इट इज़ 159 mm ऑफ Hg। अब हर जगह नहीं लिखती mm ऑफ Hg, सो हियर CO2 इज 0.3, ठीक है। अब हमारी बॉडी में देखिए तो ऑक्सीजन तो कम ही होगा इस एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन के थ्रू, तभी हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो एल्वियोलाई में पाया जाता है 104, एल्वियोलाई में कितना होता है 104, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं, तो 104 है एल्वियोलाई में। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें ऑक्सीजन है डिलेड, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा और CO2 होगा ज़्यादा। अब जो भी कम है उसकी वैल्यू सिर्फ 40 है, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है कम है, तो कितना कम होगा? दैट इज 40 होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें ऑक्सीजन अबंडेंट है और यहाँ पर होता है अबाउट 95। देन टिश्यू को तो हम दे रहे हैं, यानी टिश्यू में भी ऑक्सीजन कम है, एंड कम की वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 40। सो हियर ऑक्सीजन विल बिकम 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। देन CO2 एल्वियोलाई में कम है और कम की वैल्यू एक ही है, हर जगह पर सेम होती है, दैट इज 40 mm ऑफ Hg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें CO2 ज़्यादा होगा। अब जो ऑक्सीजन 40 है इससे सिर्फ 5% ज़्यादा होता है, इतना भी कोई डिफरेंस नहीं होता, तो 40 में 5 मिला दिया, सो हियर इट बिकम्स 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम है तो दैट इज 40, ठीक है। एंड टिश्यू में इस 40 से 5% ज़्यादा यानी कि 45। सो यहाँ अलग अलग जगह पर ऐसे इस पार्शियल प्रेशर पाया जाता है ऑक्सीजन एंड इस CO2 का, ठीक है। सो हियर इट इज पार्शियल प्रेशर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज mechanism of breathing. So the next topic is mechanism of breathing.
ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखने के पहले हमें अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गैस है हम ब्लड में लोड करवा रहे हैं। सो वी हैव पंपिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड हार्ट, जो कि पूरी बॉडी की तरफ एंड बॉडी से ब्लड लेता है। सो 4 चेम्बर का हार्ट है। हियर ऊपर की साइड एट्रिया होते हैं, नीचे की साइड वेंट्रिकल। सो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पर है अपने बॉडी के टिश्यू, हियर इट इज बॉडी टिश्यू, ठीक है। एंड उसके ऊपर की साइड क्या पाया जाएगा? लंग्स। सो हियर इट इज लंग्स, या सिंपल एल्वियोलाई की बात कर लें। सो दिस इज एल्वियोलाई एंड ये हो गया अपना एटीएम, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ब्लड कैसे जाता है? बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हुआ टिश्यू में, तो ये जो टिश्यू का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा राइट एट्रिया के पास, क्योंकि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें लोड तो कर दिया, लेकिन ये प्रॉपर ब्लड वेसल में जाता है एंड ऐसे ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है दैट इज कॉल्ड वेन। सो यहाँ डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट सिस्टम से जा रही है ना, सो दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, ठीक है। देन राइट एट्रिया ने ब्लड पंप कर दिया, राइट वेंट्रिकल ने, राइट वेंट्रिकल में दे दिया एल्वोलाई ऑफ द लंग्स को, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजनेशन पर्पस के लिए। अब यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आता है इस लेफ्ट वाले आर्टरिया में। देन ये वाले जो राइट वेंट्रिकल में भेजा था दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। देन सिस्टेमिक वेन से होते हुए राइट एट्रिया ने पंप कर दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स के एल्वोलाई के पास पहुंच गया, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए था। एल्वोलाई ने ऑक्सीजनेटेड किया ब्लड को और लेफ्ट एट्रिया को दिया। फर्दर जो लेफ्ट एट्रिया है वो पंप करता है ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो एल्वोलाई से जो आया इट इज विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, इट इज विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। देन इसी लेफ्ट वेंट्रिया ने पंप कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में बॉडी टिश्यू की ओर। तो हियर बॉडी टिश्यू की ओर जो है वो ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड वाला, ठीक है। सो दिस इज कैरिड आउट बाय सिस्टेमिक आर्टरी, जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये तो ब्लड सर्कुलेशन हुआ। अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर एटीएम का देखना है, एल्वोलाई का, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंड साथ में टिश्यू का, हियर टिश्यू एंड हियर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हर जगह पर देखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हियर PO2 PCO2, here also PO2 PCO2, here PO2 and PCO2, ठीक है। देखो सो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए आईटीएम में देखा था एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159 mg होता है ऑक्सीजन का एंड CO2 का होता है 0.3 mg, ठीक है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है हमने सबसे पहले इनहेल किया ऑक्सीजन को, क्योंकि एल्वोलाई में कम है तो कितना होता है यहाँ पर होता है 104 एंड दिस इज अबाउट 40, कम है तो वो हमेशा 40 ही पाया जाता है। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगा 95 और ये हो जाएगा 40। यहाँ ऑक्सीजन कम होता है और कम मतलब 40 एंड 45 है टिश्यू में
कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजन ज्यादा होगा, हियर 45 एंड हियर इज द 40। ठीक है, सो देखो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है कम, एटमॉस्फेयर में है ज्यादा, इसीलिए हमने ये जो ऑक्सीजन है इसको इनहेल किया। इनहेल जैसे किया तो ये ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में आ गया। एल्वियोलाई क्या है? वस्कुलराइज्ड बैग, जिसके आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल है, हार्ट उसकी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है फॉर द ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए। तो जैसे उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, ये जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई का ऑक्सीजन ब्लड में लोड हो गया, डिफ्यूज आउट होके 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब जैसे ही हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया ऑक्सीजन, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बन गया ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ ये सब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, सो पल्मोनरी वेन ने क्या किया, लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे करते थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू वो टिश्यू के पास पहुंच गया। अब टिश्यू में देखो तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन है कम और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन है ज्यादा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, यानी कि 95 से 40 की तरफ ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा। तो ये ऐसे डिफ्यूज आउट होकर यहाँ ऑक्सीजन आ गया। अब टिश्यू ने इस ऑक्सीजन का यूज किया फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू, और इसी रिएक्शन के दौरान CO2 जो कि हार्मफुल गैस है वो प्रोड्यूस हो गई, इसलिए CO2 ज्यादा होता है अपने टिश्यू में। अब इसी टिश्यू का जो CO2 है उसको हमने लोड कर दिया इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फर्दर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये गया राइट एट्रिया के पास, फिर से राइट वेंट्रिकल के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। अब यहाँ देखिए CO2 का अगर हम देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 45 और एल्वियोलाई में है 40। एल्वियोलाई में 40 है मतलब कम है, तो यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन 45 से 40 की तरफ आएगा CO2। अब CO2 फिर से एल्वियोलाई में ज्यादा है 40 है और एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3 है, फिर से एल्वियोलाई टू एटमॉस्फेयर मतलब 40 से 0.3 की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ये जो CO2 है ये एनवायरमेंट में रिलीज हो गया, दैट इज एक्सलेशन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि जो अलग अलग ठिकान जगह पर वेरिएशन है पार्शियल प्रेशर का दोनों गैसेस का, तो कैसे एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन आता है, एंड ये सब हमने देख लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।